Good morning, all my dear students. Present in this online class, this is Harish Gangwar, and today we will study the remaining conjunctions. Yesterday, I had told you about some conjunctions in which you had studied correlative, compound, and coordinating conjunctions. Today, we will learn about compound conjunctions, the remaining conjunctions, subordinating conjunctions. So get ready with your notebooks and your pen to note down the details and the rules, the points. So we will start from subordinating conjunctions. A subordinating conjunction joins a clause to another clause on which it depends for its meaning. सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसे क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन करता है जिस क्लॉज पर ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है कि अगर हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, he ran away because he was afraid. He ran away because he was afraid. अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक ये और एक इधर. he ran away, वो भाग गया. सिंपल सी बात है, भाग गया. यहाँ तक हमारा मीनिंग क्लियर हो रहा है. लेकिन अगर हम ये कहें कि क्योंकि वह डरा हुआ था, बस इतनी ही बात कहेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, कोई सेंस इसका समझ में आ रहा है? बस आप इतना ही कहेंगे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. आप इसके साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा. वो भाग गया क्योंकि वो अफ्रेड था. तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सेकंड, वी ईट दैट वी मे लिव. तो वी ईट यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है. दैट वी मे लिव ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से जुड़ा हुआ है. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एज एक्सप्लेन्ड बिलो. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हम कैटेगरीज क्लासिफाई कर सकते हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, ऐसा नीचे दिया गया है. जिस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे वो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ते थे और उनकी 4 सब कैटेगरीज थी. यहाँ पर इनकी अलग अलग कैटेगरीज दी गई उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग. फर्स्ट क्या है, टाइम. टाइम के लिए जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं कौन कौन से हैं? व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, वाइल, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज. व्हेन यू आर ओल्ड नोबडी विल सर्व यू. यहाँ पर एक टाइम की बात की जा रही है कि जब आप ओल्ड होंगे, आपका ओल्ड एज का टाइम होगा. नोबडी विल सर्व यू तो कोई आपकी सेवा नहीं करेगा. सिर्फ एक सेंटेंस है, ठीक है, दिल पे मत लीजिए. व्हेन यू आर ओल्ड नोबडी विल सर्व यू. तो व्हेन टाइम को शो कर रहा है. शी रिटर्न होम आफ्टर सनसेट. आफ्टर भी टाइम को शो कर रहा है, आफ्टर सनसेट. एज सून एज आई रीच्ड स्कूल द बेल रिंग. तो यहाँ पर एज सून एज से हमें पता चल रहा है बेल रिंग होने का टाइम. वेट टिल आई रिटर्न. यहाँ पर तब तक वेट करने के लिए कहा गया है जब तक मैं लौट कर आऊँ, लौटने तक के लिए. तो यहाँ पर टाइम की एक कैटेगरी हो गई हमारी, टाइम शो करने वाले कंजंक्शंस, ठीक है. नाउ कॉज और रीज़न, जहाँ कॉज दिया जाए, रीज़न दिया जाए, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ठीक है. आई विल गिव अप क्लेम सिंस यू इंसिस्ट ऑन इट. कहता है कि मैं क्लेम छोड़ दूंगा क्योंकि आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं. रीज़न है. लेट अस गो टू बेड एज इट इज़ मिड नाइट. यानी चलो सोते हैं क्योंकि अब आधी रात हो गई है. रीज़न क्या है? मिड नाइट हो गई. बिकॉज ही इज़ गुड, आई लव हिम बिकॉज ही इज़ गुड. उसे लव करने का रीज़न क्या है? वो अच्छा है. एज शी वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हर मदर. एज यानी क्यों वह वहाँ पर नहीं थी इसलिए उसकी माँ से बात की. तो एक हमारा कॉज एंड रीज़न वाला हो गया. नेक्स्ट, पर्पस.
पर्पस मीन्स उद्देश्य क्या है हमारा। सेंटेंस में उद्देश्य देखने को मिलता है, पर्पस देखने को मिलता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ सो दैट पीपल मे रिस्पेक्ट यू। आपके ट्रुथ बोलने का पर्पस क्या है? पीपल आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी इज्जत करें, तो ये आपका पर्पस है सच बोलने का। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा वर्ड है लेस्ट, LEST, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि। और जहाँ लेस्ट लगा होगा, लेस्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ शुड जरूर होगा, और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, लेस्ट के बाद क्या होता है, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, ठीक है। तो हाथ पकड़ने का पर्पस क्या था? गिरने से बचाना। ही वर्क्स हार्ड, हार्ड वर्क करने का पर्पस क्या है? रिच होने के लिए। तो इन ऑर्डर दैट हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट कंडीशन, जहाँ शर्त आ जाती है। इफ, वेदर, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस। जहाँ शर्त आ जाती है बीच में कि ऐसा करोगे तभी ऐसा मिलेगा। हरी अप इफ़ यू वांट टू बी पंक्चुअल, यानी अगर पंक्चुअल होना चाहते हो तो तेज़ दौड़ो। हरी अप हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है ये, इफ़ यू वांट टू बी पंक्चुअल। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो इफ़ से जुड़ा हुआ है, तो इफ़ हमारा क्या है? इफ़ इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस यू गिव इट इन राइटिंग। तो अनलेस क्या होता है? एक कंडीशन, शर्त लगा दी जाती है कि मैं तब तक तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूँगा जब तक तुम साइन नहीं करोगे। अनलेस का जो मीनिंग होता है नेगेटिव होता है, मतलब नॉट अनटिल, यानी जब तक साइन नहीं करोगे तब तक मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा। आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड यू एग्री टू माई टर्म्स, यानी मैं तुम्हारे टर्म्स को एग्री करूँगा अगर तुम मेरे टर्म्स को मतलब एग्री करोगे। तो यहाँ पर भी क्या है? कंडीशन है, शर्त है। रिजल्ट और कंसिक्वेंस, सो दैट, सच दैट, जहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे पिछले सेंटेंसेस में भी था। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, यानी इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं सका। नेक्स्ट, द बॉयज मेड सच अ ग्रेट नॉइज दैट नथिंग कुड बी हर्ड। इधर आपका रीज़न है और इधर रिजल्ट है। 6, कंसेशन और कंट्रास्ट, जहाँ कंट्रास्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, हम यहाँ बट जोड़ के भी बना सकते थे, लेकिन तब ये सेंटेंस क्या हो जाता? कंपाउंड हो जाता, ठीक है। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। यू कैन नॉट डिसीव हिम हाउ एवर क्लेवर यू मे बी, यानी आप उसे डिसीव नहीं कर सकते, मतलब धोखा नहीं दे सकते, चाहे आप कितने भी क्लेवर हों। फिर नेक्स्ट, मैनर और एक्सटेंट। मैनर यानी काम करने का तरीका, या फिर किस हद तक कोई काम कितना करता है। तो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन हैं? एज इफ, एज दो, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, एज यू सो शैल यू रीप, यानी मैनर, जिस मैनर में काम करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ही टॉक्स एज इफ ही वो मैड, यानी तरीका, यानी उसके बोलने का तरीका कैसा है?
जैसे कि पागल हो। दिस इज़ द फैक्ट सो फार एज आई नो, यानी जितना मैं जानता हूँ यही फैक्ट है। फोर्थ, दे कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग एज देयर पॉकेट्स अलाउड, यानी उन्होंने अपने पॉकेट्स के डिपेंड होने पर ही खर्च किया, जितना उनका पॉकेट में दम था उतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये भी ये क्या आ गया, एक्सटेंट आ गया, यानी किस हद तक कोई कितनी हेल्प कर सकता है, जितनी इसकी पॉकेट है उतना हेल्प कर सकता है। कंपैरिजन, कंपेयर करना, स्ट्रॉन्गर देन यू, नो लेस देन शी लव्स हर ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाई गई है। प्लेस, जहाँ प्लेस दिया हो हम क्या कर सकते हैं, वेयर, वेयर वर, वेंस। ठीक है, यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक सॉल्व्ड असाइनमेंट भी है जो मैं आपको दे दूँगा देखने के लिए। उसके बाद अनसॉल्व्ड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।